गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आप देखिए, कल हमने जो किया था रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें रिक्रूटमेंट में कल उसका मीनिंग बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। एंड आई थिंक फैक्टर्स तक हुआ था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे की जाती है। तो इट रेफर्स टू दो स्टेप्स विच आर अंडरटेकन फॉर रिक्रूटमेंट। कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, वो स्टेप्स जो कि प्रोसेस में या इसमें जो स्टेप्स उठाए जाते हैं विच आर अंडरटेकिंग फॉर रिक्वायरमेंट, कि रिक्रूटमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं। आप देखिए, ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, की पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले आपको प्लान करना होता है ना, कि काम को कैसे करना है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो ये होती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि रिक्रूटमेंट करनी कैसी है, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, है ना, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ पर्सन रिक्वायर्ड, कितने नंबर्स की ज़रूरत है, उनकी क्या एज होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक उनका जो मतलब एरिया है वो होना चाहिए। तो वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आता है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है फोरकास्ट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट से ये पूछते हैं कि आपको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। फिर सोर्सेज के बारे में थर्ड स्टेप आता है कि आप कौन से सोर्स से रिक्रूटमेंट करोगे, इंटरनल से करोगे या एक्सटर्नल से करोगे, मतलब विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी। रिक्रूटमेंट के मेथड्स कौन से होंगे, किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, और फिर जो रिक्रूटमेंट आपने की वो सही की या नहीं की, उसको रिव्यू करना। तो ये 5 स्टेप हैं जो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए, सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। जैसे बता रहे थे कि हर कंपनी एक पॉलिसी फ्रेम करती है कोई भी काम करने से पहले। उसी तरीके से जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो रिक्रूटमेंट के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाती है कि कोई भी काम कैसे किया जाए। तो एवरी कंपनी शुड फार्मुलेट अन एनिमियस पॉलिसी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। तो इस पॉलिसी को जो बनाया जाता है, ये क्या बताते हैं कि आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। तो ये पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कि कोई भी देखे और उसको समझ में आ जाए और क्लियर हो, है ना। इट शुड बी कंसोनेंस विद जनरल पर्सनल पॉलिसी, कि पर्सनल पॉलिसी के साथ जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। एंड इट मस्ट कंफर्म टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, प्रेजेंट की, आज की या फ्यूचर की जो नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज की नीड्स को तो पूरा करती हूँ, फ्यूचर में फिर दोबारा से बनानी पड़े। तो जो पॉलिसी बनती है जनरली वो एक ही बार बना के उसको कई सालों तक हम यूज़ करते हैं, है ना। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो कहाँ से करनी है, इंटरनल से या एक्सटर्नल से। एंड जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसको कोई एश्योरेंस ना दिया जाए, मतलब ऐसा कोई एश्योरेंस ना दिया जाए जो कि पूरा ना किया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए रिक्रूटमेंट, एंड शुड बी फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कि रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी बनाई जाए वो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सरकार की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, है ना। पॉलिसी रिगार्डिंग प्रमोशन से रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखना है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखना है। एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल, कि फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए, कि जब चाहें आप इसको, अपनी अगर सिचुएशन कोई चेंज हो जाती है तो इसको चेंज कर सकें। एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ आपको अपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखने, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव उसको भी कंसिडर करना है। एंड इट शुड बी डायनामिक, कि डायनामिक होनी चाहिए, ताकि जो आपका मेन पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का, वो भी पूरा हो सके और कोऑर्डिनेशन आए एम्प्लॉय में भी और एम्प्लॉय के काम में भी, सब इकट्ठे हमारे को साथ लेके चलना होता है। एंड इट इज़ एसेंशियल टू इंक्लूड प्रेफरेंस, कि प्रेफरेंस को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये मेंशन होना चाहिए कि अगर जो मेंबर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो रिजर्वेशन भी ऑब्वियसली होगा, है ना। जो सरकार की पॉलिसी है उसको भी फॉलो करना होगा। तो ये हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, रिक्रूटमेंट करनी कैसे है, व्हाट शुड द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जिनको कि ध्यान में रख कर करना है। सेकेंड स्टेप आता है फोरकास्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो जैसे बताया था कि हर डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कि आपको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें फिर 2 तरह की डिटेल उनसे मांगी जाती है। एक तो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, कि जॉब किस तरह की है, और एक होता है मैन स्पेसिफिकेशन। अब देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द जॉब, कि जॉब है किस तरह की,
मतलब जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया जाएगा उसको किस तरह का काम करना होगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि उनसे आपने क्या काम कराना है, ठीक है। और एक जो मैन है जिसको आप अपॉइंट करोगे एम्प्लॉय, उसकी मिनिमम मेंटल और जो फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये आप डिपार्टमेंट से ही मांगते हो, तो ये फोरकास्टिंग पहले करनी होती है रिक्रूटमेंट करने से पहले कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और उसका जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। मैन स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन वो क्या होना चाहिए। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में मोस्टली आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए सोर्सेज की रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से की जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, नाम से पता चल रहा है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मीन्स विद इन द कंपनी, कि आपको बाहर कहीं नहीं देखना, कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन, उनका डिमोशन, उनकी ट्रांसफ़र, है ना, इस तरह से करके भी आप जो है वो अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। तो प्रेजेंट वर्किंग फोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कोल्ड इंटरनल सोर्सेज, कि प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं आपके पास। और गुड रिक्रूटमेंट वही होता है जिसमें हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज़ को। जैसे सपोज़ कोई एम्प्लॉय है जो असिस्टेंट लगा हुआ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर एम्प्लॉयड है, और आपने अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली हुई है या आपकी वैकेंसी है अकाउंटेंट की पोस्ट की, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए कि आप असिस्टेंट नया लगा लो, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो जो है वो उसी को ही प्रमोट करके उसको अकाउंटेंट बना दिया जाए। तो ये उसको भी अच्छा लगेगा कि उसने जो काम किया वो काम अच्छा किया जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिली, है ना। और एक्सटर्नल सोर्सेज तभी यूज़ किए जाए जब इंटरनल में कोई एम्प्लॉय ना हो प्रमोट करने के लिए या एम्प्लॉयज़ की कमी हो, तो ही एक्सटर्नल को यूज़ किया जाता है। अब देखिए इंटरनल कैसे हो सकता है, तीन तरीके हैं इंटरनल में, आइदर प्रमोशन, ट्रांसफ़र और डिमोशन, है ना। ये तीन मेथड हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को उसी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से जो है वो एक नई जो है वो पोस्ट दे देते हैं उसको। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो एग्जिस्टिंग जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को परमानेंट कर देना, या जो रिटायर्ड हो चुके, जो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके या वैसे रिटायर्ड हो चुके, उनको भी आप बुला सकते हैं, है ना। एज ऑल्सो द डिपेंडेंट ऑफ डिसीज एम्प्लॉय, कि जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसके जो डिपेंडेंट हैं उसको भी आप बुला सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में इस तरह के जो पर्सन हैं उनको इनवाइट किया जाता है। आप देखो उन्होंने 4 टाइप और बताए हैं। एक तो परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉयज़, वो तो हैं ही, है ना। एक टेम्परेरी, एक ये सोर्स है, एक रिटायर्ड और एक डिपेंडेंट ऑफ डिसीज एम्प्लॉयज़। आप देखो जो इंटरनल सोर्सेज यूज़ करते हैं उसका क्या मेरिट है। सबसे पहला मेरिट कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इट बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय की मोरल को ये बूस्ट करता है। और एज अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज मोस्ट सूटेबल होते हैं और एंड चीप भी होते हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, है ना। और एम्प्लॉयज़ के अंदर स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी आती है कि वो कंपनी को अपना समझने लगते हैं और उनको लगता है कि कंपनी के लिए ही और वो अच्छा काम करें और वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। एंड इट डेवलप द स्पिरिट ऑफ बिलोंगिंग अमंग द एम्प्लॉयज़। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम बहुत डेडिकेशन से करते हैं, साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट होता है ना, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है तो उनकी इनकम भी बढ़ जाती है और सिलेक्शन की कोर्स नहीं आती। अगर कंपनी के अंदर से ही लगाना है तो कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करना होगा, कोई एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं करनी होंगी, और जो ट्रेड यूनियन है वो भी सेटिस्फाइड रहती हैं। इसी तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग एम्प्लॉयज़, है ना। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, कि लेबर टर्नओवर रेट भी कम होती है। लेबर टर्नओवर मीन्स कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी जल्दी कंपनी को छोड़कर जाते हैं, तो वो रेट कम हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनका तो प्रमोशन हो सकता है, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वो बाहर किसी और इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखते। तो ये तो कुछ एडवांटेज। अब देखो इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। वो कमी क्या है कि सबसे पहली कमी और मेन कमी यही है कि जो न्यू पर्सन्स हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं उनको मौका नहीं मिलता। दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क, मतलब पुराने वाले ही प्रमोट होते रहेंगे, नए नहीं आते, नए आते तो वो जूनियर पे ही आ सकते हैं, सीनियर पोस्ट पे नहीं आते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है इसका। तो ये था हमारा इंटरनल सोर्सेज। इसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज।